नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत दोस्तों एक नया सेशन हम आज फिर से लेकर के आए हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जिस तरह से अभी आपकी चैप्टर बाय चैप्टर सेशन चल रहे हैं, उसी में आपका अगला टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं समाज सुधारकों पर, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला सेशन आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने राजा राम मोहन राय वाला सेशन कंटिन्यू किया था। अच्छा, अभी कुछ दिनों से ये सेशन अभी होल्ड किया हुआ था, रीजन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अब प्रयास यही रहेगा कि ये सेशन सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें आधुनिक इतिहास कंटिन्यू रहेगा और इसको जल्दी ही कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही मध्यकालीन इतिहास को हम स्टार्ट करवा देंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जो भी नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, उन्हें प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको आपकी आवश्यकता के सभी सब्जेक्ट जो है यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट और उनके नोट्स सब कंप्लीट मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट हो आपके, ये आप नंबर ऑफ लिस्ट ये लगी हुई है, लिस्ट लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी विषय आपको बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर कंप्लीट मिल जाएंगे। और इन सब के अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आपको जो कि निशुल्क हो, तो ऐसी स्थिति में आप YouTube पर ही प्रज्ञान हिंदी के नाम से अगर यदि आप टाइप करेंगे तो आपको हमारा एक अन्य प्लेटफॉर्म YouTube प्लेटफॉर्म ही मिल जाएगा जो प्रज्ञान हिंदी के नाम से है, जहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षा, सभी मतलब सभी के लिए जो जीएस वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके कंप्लीट सब्जेक्ट का सेशन स्टार्ट करवा दिया गया है। उसे वहां पर क्लासेस, प्रज्ञान पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार प्रज्ञान हिंदी को जरूर विजिट करना चाहिए। एक बार करिएगा, क्लास देखिए वहां पर, उसके बाद ही उसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल जुड़ के रहिएगा। सब कुछ वहां पर भी क्लास और नोट्स सब कुछ जो है निःशुल्क ही होने वाले हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। अभी तक हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को कवर कर चुके हैं, कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। थर्ड यूनिट में अभी जो है थर्ड यूनिट में टॉपिक नंबर 4 अर्थात की कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 16 अभी चल रहा है, जिसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें राजा राम मोहन राय पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर, उसके बाद में कंटिन्यूअसली दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद, है ना। तो इस तरह से हम इसे कवर करने वाले हैं अलग अलग सेशनों के माध्यम से। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चैप्टर वाइज चैप्टर सेशन अब की सभी चल रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस है आपका, थोड़ा टाइम लगेगा इसको कवर होने में, क्योंकि एक लेंदी सब्जेक्ट है आपका ये। और अगर हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करें, हर चैप्टर पर एक एक लेक्चर लेकर के आएंगे तो सेशन संभवतः लंबे होंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से और पूरी ईमानदारी से कवर होगा आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पे चर्चा करें तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाले इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के परिचय पर। क्लियर है? तो व्याख्या के अंतर्गत व्याख्या कहते हैं इसको, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का परिचय कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे यहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का शिक्षा के प्रसार में क्या योगदान रहा है। इसी के साथ में हम थर्ड पॉइंट में बात करेंगे विधवा विवाह के लिए इनके जो संघर्ष रहे हैं, और फोर्थ पॉइंट में बहु विवाह के विरुद्ध जो इन्होंने आंदोलन किया है, ये सारे प्रयास जो इनके किए गए हैं, ये 4 पॉइंटों के माध्यम से हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके सभी को डिस्कस करना। सबसे पहले हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के परिचय पर। दोस्तों यदि हम इनके परिचय की बात करें तो जितने भी हमारे समाज सुधारक रहे हैं प्राचीन समय से लेकर के मध्यकालीन अर्थात आधुनिक समय तक, जो जितने भी विद्वान रहे हैं जिन्होंने समाज और धर्म सुधार के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है, उनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सर्व उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। शिक्षा सुधार और महिला उद्धार के लिए या इस क्षेत्र में इनका बड़े ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म एक गरीब ब्राह्मण ठाकुर दास के घर में हुआ था, बंगाल के मिदनापुर जिले के बीरसिंघा ग्राम में। अब आपको इसको कॉन्सेप्ट को याद कैसे करना है, सिंपल शब्दों में देखिए। जो पहले वाला जो पैराग्राफ है ये तो सामान्य है कि समाज सुधार के क्षेत्र में या शिक्षा सुधार के क्षेत्र में या महिला उद्धार के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म
एक गरीब ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम था ठाकुरदास और इनका जन्म बंगाल के एक वीर सिंघा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल्यावस्था से ही बड़े होनहार और मेधावी व्यक्तित्व के रहे हैं। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इनका प्रवेश किया जाता है और इस शिक्षा के दौरान ही अपनी प्रतिभा और कठोर परिश्रम से इन्होंने कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां इसी दौरान प्राप्त की थी। संस्कृत कॉलेज में जो है अध्ययन के दौरान ही यहां पर इन्होंने 11 वर्षीय अध्ययन के दौरान ही जो है इन्होंने कई पुरस्कार अब तक प्राप्त कर लिए थे, कई छात्रवृत्तियां ये प्राप्त कर चुके थे। इनके विवाह की बात करें तो 14 वर्ष की कम आयु में ही इनका विवाह दिनमणि नाम की कन्या से हो जाता है 1841 में। इसके बाद 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में इनका प्रवेश होता है और यहां पर इनकी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद में, शिक्षा समाप्त होने के बाद में इन्होंने संस्कृत कॉलेज में जहां पर इन्होंने अध्ययन किया था यहीं पर नौकरी करना प्रारंभ करते हैं और आगे चल करके ये यहाँ के अर्थात कि संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ये रहा इनका छोटा सा एक परिचय। क्लियर है? तो परिचय में सिर्फ इतना कंटेंट पर्याप्त होता है, इससे ज्यादा बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो नए छात्र हैं वो सर थोड़ा साइड में हो जाइए, हमें नोट डाउन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यही नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे रहा हूं। सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप इससे भी ज्यादा शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और आपको जरूरत नहीं नोट्स बनाने की, इसे भी आप संभाल कर रख सकते हैं। इससे ज्यादा शॉर्ट आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत ही प्यारे कंटेंट के साथ में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसी को संभाल कर रखिए, एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन लगाने में काम आएगा। और ऐसा मत सोचिए सर आप एक टॉपिक का तो दे देंगे बाकी का क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं टॉपिक नंबर 1 से लेकर के टॉपिक नंबर लास्ट तक के सारे नोट्स देने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है ना। सीरीज के साथ में जुड़े रहिए, हर लेक्चर के नोट्स उसकी डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, डाउनलोड करते चलिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलिए, ठीक है ना। तो अच्छा बताइए मुझे, क्या ये परिचय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के परिचय में कोई डिफिकल्टीज है क्या? बताना है आपको, यहां पर कुछ भी नहीं, 4-5 बातें मात्र आपको ध्यान रखनी है। एक, इनका जन्म कहां पर हुआ था? बंगाल के बीरसिंघा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम ठाकुरदास था, गरीब ब्राह्मण कुल में ये पैदा हुए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के दें या एक शिक्षा के लिए इनके पिताजी इनको कलकत्ता लेकर के गए और संस्कृत कॉलेज में इनका दाखिला करवाया। यहां पर इन्होंने 11 साल की स्टडी में कई पुरस्कारों, कई छात्रवृत्तियां प्राप्त की। इनके विवाह की चर्चा करें तो 14 वर्ष की कम उम्र में इनका विवाह हो जाता है। किनसे होता है? दिनमणि नामक कन्या से होता है। इतनी बात मात्र आपको याद रखना है। इसके बाद में संस्कृत कॉलेज में शिक्षा समाप्त करने के बाद इनका दाखिला होता है फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कलकत्ता में ही था। कब होता है? 1841 में। इसके बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी शिक्षा कंप्लीट जैसे ही होती है वैसे ही ये संस्कृत कॉलेज में जहां पर इनका अध्ययन हुआ था वहीं पर नौकरी करना प्रारंभ कर देते हैं और आगे चल करके बाद में मतलब कुछ ही वर्षों के बाद में ये इसी कॉलेज के प्राचार्य बन जाते हैं। क्लियर हो? बस इतना सा परिचय आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। ये इंग्लिश वाला कंटेंट रहा दोस्तों, जिसमें अभी आप कंफर्टेबल हो या जो भी आपका माध्यम हो, यदि आपका इंग्लिश माध्यम है तो आप यहां से कंटेंट को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इनके सेकंड बिंदु पर कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो मध्यकाल से लेकर के आधुनिक समय तक अर्थात अंग्रेजों के भारत में आगमन तक की अगर बात करें तो तब तक भी भारत में शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ था। सिर्फ महिला शिक्षा ही नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षा जगत या संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र भारत में पिछड़ा हुआ था। इसको आगे बढ़ाने वाले विद्वानों की उस समय बहुत कमी थी। इसी क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण कह सकते हो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक रखते हुए तत्कालीन समय में, उस समय में जिस प्रकार की शिक्षा की भारत को जरूरत थी उस शिक्षा की इन्होंने जो है उस शिक्षा को स्वीकार किया, उस शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया।
जिससे अगर बात करें कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्वान किसके, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, लेकिन संस्कृत के पारंगत होने के बाद भी इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनका मानना था कि पाश्चात्य जगत का जो ज्ञान विज्ञान के जो विषय हैं उन विषयों को भारत में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि भारत की प्रगति तीव्र गति से हो सके। इसीलिए इन्होंने पाश्चात्य की अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भारत में किया। इसके अलावा ब्रिटिश और इनके इन्हीं विचारों के कारण ही, इनके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इन महान विचारों के कारण ही अंग्रेज सरकार ने 1885 में इन्हें एक पद दिया स्कूल इंस्पेक्टर का। क्या? स्कूल इंस्पेक्टर का, कि भारत में जितने भी स्कूल संचालित हो रहे हैं उनका इंस्पेक्शन कर सके, वहां पर जाकर के जांच कर सके, उनका निरीक्षण कर सके। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 1885 में क्या बनाया दोस्तों? स्कूल इंस्पेक्टर बनाया। और इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत के लगभग संपूर्ण स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसके तहत उन्होंने पाया कि भारत में जो स्कूल हैं वहां पर योग्य अध्यापकों की भारी कमी है। क्या? योग्य अध्यापकों की कमी है। तो इस कमी को, इस अयोग्यता को समाप्त करने के लिए उन्होंने उन अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की और इस प्रशिक्षण के लिए उन्होंने नॉर्मल स्कूल की स्थापना की। किसकी? नॉर्मल स्कूल की स्थापना की। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साथ ही साथ में ऐसे ही 20 और आदर्श स्कूलों की भी इन्होंने स्थापना करवाई। इनके प्रयासों से 20 और स्कूलों की स्थापना हुई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उस समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः पिछड़े हुए थे। उस समय में इनके जो प्रयत्न देखे गए, जो प्रयास देखे गए हैं, इन प्रयासों को देख करके हम निश्चित रूप से यह तथ्य अवश्य कह सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है शिक्षा के प्रसार में या शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन का अमूल्य योगदान रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो था संपूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास, इन्होंने महिला शिक्षा को भी नहीं छोड़ा। महिला शिक्षा जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखी थी प्राचीन भारत से ही। प्राचीन भारत तो हम नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, प्राचीन भारत में तो शिक्षा, महिला शिक्षा लागू थी, लेकिन मध्यकाल के आते आते और मध्यकाल से लेकर के ब्रिटिश काल तक के जो समय रहा है उसमें स्त्री शिक्षा बहुत ही जो है पिछड़ी हुई थी। तो इस शिक्षा को या नारी शिक्षा को जो है बढ़ाने के, भारत में बढ़ाने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि विद्यासागर जी ने जो है नारी शिक्षा को आवश्यक मानते हुए अंग्रेजी राज आने तक महिलाओं के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का प्रबंध किया। या फिर ऐसा समझिए कि मध्यकाल से लेकर के अंग्रेजी भारत आगमन तक महिलाओं के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, या थोड़ी बहुत थी लेकिन वो समुचित नहीं थी। तो इस क्षेत्र में विद्यासागर जी नारी शिक्षा को बहुत ही आवश्यक मानते थे। इसी कारण से उन्होंने 1857 से 1858 के दौरान 35 कन्या विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई। 35 विद्यालयों की स्थापना करवाई, 35 कन्या स्कूलों की, कन्या विद्यालयों की स्थापना करवाई। बंगाल में स्त्री शिक्षा की नींव हालांकि श्री मैथ्यून की देन है, लेकिन फिर भी इनके साथ ही साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी इस क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। स्त्री शिक्षा में आपको एक पॉइंट और यहां पर याद रखना है। क्या याद रखना है? कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर श्री मैथ्यून का नाम सर्वोल्लेखनीय है, क्योंकि मैथ्यून के द्वारा ही स्त्री शिक्षा की नींव रखी गई थी बंगाल में। ठीक है ना? लेकिन उनको और आगे सपोर्ट करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम रहा है। क्लियर हुआ यहां तक का? अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? थर्ड पॉइंट है विधवा विवाह हेतु संघर्ष। विधवा विवाह हेतु संघर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम प्राचीन समय, जब हम प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, तब भी हमने देखा था। मध्यकालीन इतिहास में भी हमारे, या कहे कि भारतीय समाज की स्थिति बहुत ही ज्यादा दुर्गति हो चुकी थी विधवाओं की, या फिर कहें कि आधुनिक समय के आते आते भी जो है विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लेकिन कुछ महान, या कहें कि कुछ विद्वान आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, वो समाज की कुरीतियों पर
कुटहार करते हैं या प्रहार करते हैं, जिससे समाज की जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, वो समाप्त होते हैं। और जो समाज के पिछड़े वर्ग थे, या समाज के पिछड़े वर्ग मतलब कि जो समाज के ऊंचे वर्गों के अत्याचार से ग्रसित हो रहे थे, उनका उद्धार करने का जो प्रयास किया गया प्रमुख विद्वानों के द्वारा, उनमें से एक नाम विद्यासागर जी का भी आता है। और इन्होंने 19वीं सदी के बंगाल में विधवाओं और खास करके जो बाल विधवाएं थी, उनकी स्थिति पर विशेष रूप से इन्होंने फोकस किया। समझिएगा, प्राचीन समय में या 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो 19वीं सदी में भी महिलाओं की या विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। क्योंकि महिला विधवा हो जाती थी ना, तो उस समय महिला को समाज में कोई विशेष जो है स्थान प्राप्त नहीं होता था, उन्हें कोई आदर नहीं मिलता था, कोई सम्मान नहीं मिलता था। यहां तक कि उन्हें समाज में या परिवार में यदि कोई शुभ कार्य हो रहा होगा, तो भी उस शुभ कार्य से भी उनको दूर रखा जाता था। और विधवाओं का पुनर्विवाह भी उस समय प्रतिबंधित किया गया था। तो यही बात थी जो महिलाओं की स्थिति को और ज्यादा दयनीय बना रही थी। इस पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अर्थात विधवा विवाह हेतु प्रयास किया, और प्रयासों के दौरान ही उन्होंने पहले समाज को समझाने का प्रयास किया कि विधवा विवाह शास्त्र सम्मत है, अर्थात कि हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा सकता है। यह शास्त्रों के खिलाफ नहीं है, बल्कि शास्त्र सम्मत है। उनके ऐसे जो और भी इन्होंने कई ऐसे विचार दिए जिससे हिंदू समाज या भारत में रहने वाले हिंदू समाज विशेष रूप से प्रभावित हुए। लेकिन जहां पर हिंदू समाज प्रभावित हुआ, वहीं कुछ कह सकते हैं कि कुछ रूढ़िवादी लोग थे, जिन्होंने इनके ऐसे विचारों का विरोध भी किया। इन्हीं विरोधों के चलते भी जो है ये अपने इस कार्य हेतु नहीं रुके, और अंतिम रूप से इन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने याचिका पेश की, और उस याचिका पर कई लोगों के साइन करवाने के बाद में याचिका प्रस्तुत की। और उनके इसी प्रयासों के कारण ही, उनके इन्हीं प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के लिए एक कानून बनकर के आया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनकर के आया, और इस कानून के द्वारा ही कई विधवाओं महिलाओं का विवाह हुआ, और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिलाने में सफल हुए। और यह इनका एक समाज के लिए एक महानतम कार्य था। कुल मिलाकर के इनके इन प्रयासों के कारण ही कई विधवाओं का विवाह हुआ। दोस्तों, पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, विधवा विवाह पुनर्विवाह ठीक है, नहीं भी होगा, इतना कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, जो इन मान्यताओं का शिकार होता था, उसकी वास्तविक स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी समाज में। जिसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, अब मान लो कि कोई अगर एक युवा महिला है। अब उस समय एक प्रथा और चलती थी बहु विवाह की, जिसमें एक पुरुष 4 या 5 या 2 से ज्यादा महिलाओं से विवाह कर लेता था। अब ऐसे में अगर मान लो कि अनावश्यक रूप से या अनावश्यक अचानक ही उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो सभी महिलाएं जो उस पुरुष पर आश्रित थी, वो सारी महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाती है, और उन विधवाओं को समाज में कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता था, और उनको पूरा जीवन उसी परिस्थिति में काटना पड़ता था। वो चाहकर भी पुनः विवाह नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी विद्वान का आना, समाज को समझाना, और समाज के ना मानने पर भी जो है कानूनी याचिका प्रस्तुत करके कानून बनवाना, ये एक अपने आप में ही एक महान कार्य था। तो इसी प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इस क्षेत्र में अहम योगदान दिया। अब विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने संघर्ष किया, जिस कार्य में ये सफल भी रहे। लेकिन इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे भी थे जिसमें ये सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन अपना पूरा जीवन उसमें झोंक दिया। जैसे कि बहु विवाह जो प्रथा थी, ये जो विधवा विवाह जो हमने अभी पढ़ा है, विधवा विवाह किसका परिणाम था दोस्तों? तो ये बहु विवाह का विशेष रूप से परिणाम था। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि एक पुरुष 2 या 2 से ज्यादा महिलाओं के साथ विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद अगर अचानक से अगर उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो जो पत्नियां थी उसकी 2, 4
4, 6 जो भी पत्नियां थी वो सबकी सब विधवा हो जाती थी और उन विधवाओं को उसी परिवार में, उसी समाज में कोई सम्मान का स्थान प्राप्त नहीं होता था। उनकी स्थिति आजीवन दयनीय रहती थी। वो चाहकर भी पुनः विवाह नहीं कर सकती थी। ऐसी परिस्थिति में ही उनको अपना पूरा जीवन यापन करना पड़ता था। तो वो देन किसकी थी? बहु विवाह की। संपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन हां, बहु विवाह की जो प्रथा थी उस समय समाज में, उसकी एक बड़ी देन थी, जिसके कारण महिलाएं अधिक संख्या में विधवा हो जाया करती थी। बहु विवाह के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया। बंगाल के संपन्न जो छोटे बड़े जमींदार हुआ करते थे, ये एक फैशन समझते थे बहु विवाह करना। क्या उस जमींदार ने कितने विवाह किए हैं, उसकी कितनी पत्नियां हैं, उस समय में फैशन हुआ करता था। ये फैशन अब समाप्त हो चुका है ना, अब नहीं है ये फैशन अब ये फैशन समाप्त हो चुका है, लेकिन हां, उस समय में ये फैशन हुआ करता था। इसी से विधवाओं की संख्या भी बढ़ रही थी। इस कुप्रथा के विरुद्ध विद्यासागर जी ने आंदोलन छेड़ा। सरकार को हस्ताक्षरों से युक्त याचिका भी भेजी। सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने बहु विवाह से होने वाली हानियों को स्वीकार किया, किंतु इस पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। देखिए, बड़ी रोचकता की बात है ये। क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि समाज की यह प्रथा पूरी तरह से पुरुषों के हित में थी और इस पर बैन करने का अधिकार भी पुरुषों के हाथों में था। तो पुरुष अपने हित का अहित कैसे सोच सकते हैं? उन्होंने कभी भी अपने मतलब कि अपने हित के विरुद्ध जाना उचित नहीं समझा, महिलाओं की चाहे कैसी भी स्थिति रही हो। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस कुप्रथा के विरुद्ध याचिका भी प्रस्तुत की ब्रिटिश सरकार में, और ब्रिटिश सरकार ने इस कार्य के लिए एक समिति भी गठित की। वो समिति गठित करके और ये जांच करवाई कि क्या विद्यासागर ने जो याचिका प्रस्तुत की है, क्या भारतीय समाज में स्त्रियों की वास्तविक रूप से यही स्थिति है। तो समिति ने भी यह स्वीकार किया कि जी हां, बहु विवाह के कारण कई स्त्रियों का जीवन नरक बन जाता है जीते जी, यह स्वीकार किया। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार समाज के विरुद्ध जाकर के इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी विद्यासागर ने हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन इस कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष करने में झोंक दिया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं विद्यासागर जी। हालांकि ये जो हमने अभी पढ़ा है, जो डिस्कशन किया है, ये उनके योगदानों में क्षणिक है, क्योंकि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम इनको विस्तार से पढ़ें तो दोस्तों, इनका योगदान इतना भारी रहा है। राजा राम मोहन राय के बाद में जो है इन्हीं का नाम आ सकता है, जहां पर इन्होंने समाज के सुधार के लिए, धर्म के सुधार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, महिला उद्धार के लिए और ऐसे ही समाज के लिए न जाने कौन कौन से क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अपना पूरा जीवन इन्होंने इसी कार्य हेतु झोंक दिया है। तो इस प्रकार से आपका आज का ये सेशन होता है कंप्लीट। ये चारों बिंदुओं को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ये कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, जैसा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहां जाए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी वाले बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। इसको समझ हिंदी में लीजिए, ठीक है। अभी भी स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों स्टार्ट किया था, तो मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को समझा रहा था, लेकिन उसमें जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कमेंट आई कि सर इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करने के कारण सेशन कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा हो रहा है। इसलिए आप हिंदी में ही एक्सप्लेन कीजिए, इंग्लिश का सिर्फ कंटेंट दे दीजिए, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से रिवीजन लगा सके। तो जैसा आप लोग बोलते हो ना यार, देखिए मैं आपकी भावनाओं की हमेशा कद्र करता हूं और आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए आपकी बातों को फॉलो जरूर करता हूं। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें। अगर कुछ भी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे बताएंगे। तो मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए जो जैसा आप कंटेंट चाहेंगे ना, उसी प्रकार का कंटेंट आपको जरूर मिलेगा यहां पर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगला जो सेशन होने वाला है उसमें हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती पर, स्वामी दयानंद सरस्वती पर अगला सेशन होगा, लेक्चर नंबर 24। क्लियर है? तो दोस्तों, जो भी नए छात्र हैं वो यहां से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी लेक्चर की लिंक या नोट्स की लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इस सब के अलावा यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दें, और सेशन प्रॉपर चल रहा हो और आपके लिए जो है बेनिफिशियल है,
तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हमारे आवश्यक जितने भी सेशन हो रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।